दोस्तों, आखिर सुप्रीम कोर्ट में ऐसा क्या हुआ कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस बी.आर. गवई ने भारी कोर्ट रूम में सरकार के वकील को फटकार लगाई। आखिर सत्ता पक्ष के सामने जो याचिका थी उसके विरोध में, सत्ता पक्ष के विरोध में वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने ऐसा क्या कहा जिसकी बुनियाद पर सीजेआई गवई ने इस पूरे मामले को लेकर दो टूक कहा कि हमें इससे कोई मतलब नहीं कि सरकार किसकी है, सरकार में कौन है। आखिर क्या इस वक्त चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने सीधे तौर पर दोस्तों बी.आर. गवई ने जो बड़ा झटका भारतीय जनता पार्टी को दिया है, वो तस्वीरें किसी से छुपी नहीं है कि किस तरह से मोदी के वकील को फटकार लगाई है और सीधे तौर पर कह दिया कि हम फैसला जो है वो सबूत और तथ्यों के आधार पर देंगे, ना कि सरकार के हिसाब से हम फैसला देंगे। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने जो है सीधे तौर पर सरकार को बुरी तरह से हिला कर रख दिया है। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार मौजूद हैं जब्बार खान, आप उनकी इस रिपोर्ट को देखिए। जी हां दोस्तों, सीजेआई गवई ने भारी कोर्ट में मोदी के वकील को लगाई फटकार। मोदी शाह की तरकीब हुई फेल, अब क्या करेंगे शाह। बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जब्बार खान। दोस्तों, आखिर सुप्रीम कोर्ट में ऐसा क्या हुआ कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस बी.आर. गवई ने भारी कोर्ट रूम में सरकार के वकील को फटकार लगाई। आखिर सत्ता पक्ष के सामने जो याचिका थी उसके विरोध में, सत्ता पक्ष के विरोध में वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने ऐसा क्या कहा जिसकी बुनियाद पर सीजेआई गवई ने इस पूरे मामले को लेकर दो टूक कहा कि हमें इससे कोई मतलब नहीं कि सरकार किसकी है, सरकार में कौन है। आखिर क्या है पूरा का पूरा माजरा, विस्तार से आपको बताते हैं दोस्तों, अंत तक जरूर बने रहें। दोस्तों, भारत के संवैधानिक राजनीति में एक बड़ा सवाल खड़ा है। क्या राज्यपाल और राष्ट्रपति के पास विधानसभाओं द्वारा पारित विधेयकों को अनिश्चित काल तक रोके रखने की शक्ति है? इस मुद्दे को आप लगातार पिछले कुछ महीने से सुन रहे होंगे। किस तौर पर बीते दिनों सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला दिया था और वो फैसला ऐसा था जिस पर सत्ता पक्ष के लोग किस तरीके से, किस अंदाज में सुप्रीम कोर्ट को, कुछ लोगों ने सुप्रीम कोर्टा तक कहना शुरू कर दिया था वक्फ और ये मामला जब सामने आया वक्फ का मामला जब किस तौर पर सुप्रीम कोर्ट से सर्वोपरि संसद को बताना शुरू किया गया। यहां तक कि राष्ट्रपति क्या सुप्रीम कोर्ट के फैसले को मानने को बाध्य है, इस किस्म की बेतुकी सी बहस शुरू हो गई थी। दोस्तों, अब ऐसी स्थिति में कि क्या राज्यपाल और राष्ट्रपति के पास विधानसभाओं द्वारा पारित विधेयकों को अनिश्चित काल तक रोके रखने की शक्ति है? इस महत्वपूर्ण मामले पर सुप्रीम कोर्ट में एक संवैधानिक बेंच सुनवाई कर रहे हैं और उस दौरान तीखी बहस 2 सितंबर को देखने को मिली। सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया कि उसका फैसला किसी भी राजनीतिक दल की सरकार को देखकर कतई नहीं लिया जाता है। ये सुनवाई दरअसल राष्ट्रपति के रेफरेंस से हो रही है, जिसका उद्देश्य इस संवैधानिक असमंजस को सुलझाना है। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान तमिलनाडु और केरला सरकार का प्रतिनिधित्व कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी और सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता की बेंच, इस बीच में तुषार मेहता यानी कि सॉलिसिटर जनरल यानी कि सरकार के वकील और अभिषेक मनु सिंघवी में जो बहस हुई उसकी चर्चा राजनीतिक हलकों से लेकर के कानूनी जानकारों के बीच में। अभिषेक मनु सिंघवी ने सीधे सीधे कहा कि कैसे तमिलनाडु और केरला के राज्यपाल ने जानबूझ करके विधेयकों को लंबे समय तक लटका करके रखा। मेरे पास तो चार्ट है कि कब कब तमिलनाडु और केरला के राज्यपाल ने विधेयक रोक करके रखा, मगर इस पर सरकार के वकील सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने बिल्कुल हूबहू भारतीय जनता पार्टी वाले अंदाज में कोर्ट में तर्क रखने की कोशिश की। उन्होंने कहा हाँ, हमारे पास भी 70 सालों का है, यानी कि सीधे सीधे वो कांग्रेस को, गैर एनडीए, गैर बीजेपी की सरकार को घेरते हुए नजर आए। अब ऐसी स्थिति में दोस्तों बहस और तेज हो गई जब तुषार मेहता ने कहा कि अगर आप गलत रास्ते पर ही चलना चाहते हैं तो मुझे इसमें भी कोई परेशानी नहीं, मैं उस रास्ते पर भी चल सकता हूं, लेकिन इसकी जरूरत नहीं।
इस पर सिंघवी कहते हैं कि मिस्टर मेहता, ऐसी धमकियां यहां काम नहीं आएंगी। ये कोर्ट रूम है, या आपकी सरकार का कोई ऑफिस या आपकी पार्टी का दफ्तर नहीं है। सिंघवी ने इशारा किया कि तुषार मेहता के पास ऐसी लिस्ट हो सकती है जिनमें बीजेपी शासित राज्यों में भी देरी की गई थी। इस जवाब में मेहता ने कहा कि उनके पास तो 1947 से लेकर अब तक की पूरी डिटेल है। दोस्तों, इस तीखी बहस, राजनीतिक बहस को देखते हुए चीफ जस्टिस BR गवई ने तत्काल हस्तक्षेप किया। उन्होंने दोनों वकीलों को सख्त लहजे में फटकार लगाते हुए कहा, मैं अदालत को राजनीतिक मंच नहीं बनने देना चाहता। यह अदालत है, सुप्रीम कोर्ट है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला किसी भी पार्टी की सरकार, पहले की हो या बाद की हो, उस दल के आधार पर तय नहीं होता है। उनका उद्देश्य केवल संवैधानिक प्रावधानों की व्याख्या करना, एक स्पष्ट दिशा निर्देश देना, ताकि भविष्य में इस तरह के विवादों से बचा जा सके। यह मामला भारत के संघीय ढांचे के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। राज्यों द्वारा पारित विधेयकों को अगर राज्यपाल अनिश्चितकाल तक रोके रखते हैं तो इससे राज्य सरकारों का कामकाज प्रभावित होता है, संवैधानिक गतिरोध पैदा होती है। सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई समस्या का समाधान निकालने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। यह देखना बाकी है कि क्या सुप्रीम कोर्ट राज्यपाल और राष्ट्रपति के लिए विधेयकों पर निर्णय लेने के लिए 90 दिन की समय सीमा तय करेगा, जैसा कि याचिकाकर्ताओं द्वारा मांग की जा रही है। यह फैसला भारतीय राजनीति में एक नया अध्याय लिखेगा और केंद्र राज्य संबंधों को फिर से परिभाषित करेगा। दोस्तों, मगर 2 सितंबर को जिस तरीके से तीखी बहस और नोकझोंक हुई, जिस अंदाज में कोर्ट रूम के अंदर सरकार की तरफ से पेश वकील ने जो कुछ कहा, उस पर सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने जिस तीखे अंदाज में भड़क करके जो नसीहत दी, जाहिर तौर पर जब सुप्रीम कोर्ट को भी सरकार का कोई मंच समझा जाएगा तो सीजीआई का भड़कना बहुत ही स्वाभाविक हो जाएगा। दोस्तों, दरअसल ये पूरा का पूरा मामला शुरू हुआ था बीते कुछ महीने पहले, जब तमिलनाडु और केरला का मामला सामने आया था। और दोनों जगहों पर आप देखिए, बीजेपी या एनडीए की सरकार नहीं है, दोनों ही जगहों पर कांग्रेस शासित सरकार है। दोनों ही जगहों पर वहां पर आप देखें किस तौर पर गैर एनडीए और बीजेपी सरकार है। एक चुनी हुई सरकार का जो बिल था, जो विधेयक थे, जब वो राज्यपाल के पास भेजे जाते हैं हस्ताक्षर के लिए, तो राज्यपाल ने उसे लटका दिया। महीना, 2 महीना, 6 महीना, 4, 8 महीना, 1 साल, 1.5 साल, और उसके बाद में उसे और लटकाने के लिए राष्ट्रपति के पास भेज दिया संवैधानिकता की जांच के लिए। दोस्तों, दरअसल प्रावधान है कि कोई बिल हो, पारित किया जाए उसे, जैसे केंद्र में अगर कोई कानून बनाता है तो दोनों सदनों से पारित होने के बाद में वो राष्ट्रपति के पास मुहर लगने के लिए जाता है, राष्ट्रपति उस पर हस्ताक्षर करके कानून की शक्ल उसे दे देते हैं। वैसे राज्यों में राज्यपाल वो हैसियत रखते हैं, और अगर राज्यपाल के स्तर पर भी कोई अड़चन आती है तो फिर वो उसे राष्ट्रपति के पास भेज देते सामने निकल गया। और दरअसल इस तरीके से दोनों ही प्रदेशों में सरकार, केंद्र की सरकार, दरअसल मामला यहां फंसा हुआ था। केंद्र की सरकार यानी कि मोदी और शाह अपने द्वारा चुने गए राज्यपालों के माध्यम से वहां की सरकारों के बिल को अटका करके रख रहे थे, ऐसा आरोप विपक्षी पार्टियों की तरफ से लगाया गया। तो जब मामला इतना पहुंचा कि बहुत लंबा खिंचता जा रहा, मामला सुप्रीम कोर्ट में आई, तमिलनाडु के सरकार के केरला की सुप्रीम कोर्ट ने उस पर फैसला दिया कि साहब एक समय सीमा तय कर दी, 3 महीने से ज्यादा लटका करके न राज्यपाल रख सकते हैं, और अगर उन्हें नहीं करना तो रीजन उसमें लिखे वापस करें, उसे अपने पास फाइल दबा करके नहीं रख सकते। और वही समय सीमा राष्ट्रपति के लिए तय कर दी थी दोस्तों, और इस पर सरकार और राष्ट्रपति चिढ़ गए थे, क्योंकि मौजूदा वक्त में सत्ता पक्ष, आप देखें दिल्ली विधानसभा का चुनाव हुआ, बीजेपी की सरकार बनी, लोग भूल गए होंगे कि दिल्ली का उपराज्यपाल है कौन। लेकिन इससे पहले आप चले जाइए, चुनाव से पहले जब केजरीवाल की सरकार थी, आतिशी की सरकार थी, हर हफ्ते कोई ना कोई ऐसा इश्यू सामने आया था जिसमें मुख्यमंत्री और राज्यपाल की टकराव, क्योंकि केंद्र सरकार के चूंकि दिल्ली पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं रखता है, इसलिए यहां लेफ्टिनेंट गवर्नर होते हैं, उपराज्यपाल होते हैं। उपराज्यपाल सीधे सीधे गृह मंत्रालय के अधीन में आते हैं, सीधे सीधे उपराज्यपाल राष्ट्रपति के जरिए से आते हैं। तो ऐसी स्थिति में सेंट्रल गवर्नमेंट कहीं ना कहीं दिल्ली को हैंडल कर रही थी, चूंकि दिल्ली का लैंड है या फिर पुलिस है, लॉ एंड ऑर्डर है, वो दिल्ली के पूर्ण राज्य का दर्जा ना होने की वजह से उसके पास नहीं होती। आप देख लीजिए दूसरे राज्यों में,
अभी जम्मू कश्मीर को आप देख लीजिए, जो कि यूनियन टेरिटरी है, वहां पर लेफ्टिनेंट गवर्नर के माध्यम से सरकार के पास में कानून व्यवस्था नहीं है वहां पर। और इसलिए जब पहलगाम का हमला हुआ था, आतंकी हमला, तो वो राज्य सरकार के ऊपर, उमर अब्दुल्ला की सरकार पर उंगली नहीं उठी, क्योंकि वहां की सुरक्षा की जिम्मेदारी तो केंद्र सरकार की है। लेफ्टिनेंट गवर्नर के माध्यम से वहां पर सरकार चलाई जा रही है। तो ये तो पूर्ण राज्य, जो पूर्ण राज्य नहीं है उनको लेकर के यह है। लेकिन जो पूर्ण राज्य है, जहां सरकारें पूरा फैसला लेती है, पुलिस उनके पास होती है, जमीन उनके पास होती है, सारी चीजें, वहां सरकारें क्या करती है कि गवर्नर को भेज करके बहुत सारे मामलों में वहां की चीजों को अटकाते हैं। कुछ वैसा ही मामला दरअसल कर्नाटक और तमिलनाडु के साथ में हो रहा था। उसी पर फैसला दिया गया था सुप्रीम कोर्ट में, और जैसे ही नए चीफ जस्टिस आए, उनकी टेबल पर राष्ट्रपति की तरफ से 14 सवाल पहुंच गए थे कि साहब बताइए, क्या ये सुप्रीम कोर्ट के दायरे में है? क्या सुप्रीम कोर्ट तय करेगा कि राष्ट्रपति को क्या करना है? तो वैसी स्थिति में दोस्तों, इस मामले की जो सुनवाई हो रही थी, सुनवाई पर सुप्रीम कोर्ट ने तीखे लहजे में कहा कि साहब ये आपका राजनीतिक मंच नहीं है, ये सुप्रीम कोर्ट है। फैसला सुप्रीम कोर्ट संवैधानिक आईने में देगा, दायरे में देगा, मानना सबको होगा। तो दोस्तों, अब देखना होगा कि 2 सितंबर की सुनवाई के बाद में जो अगली सुनवाई आती है, उस सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट फैसला क्या लेता है। और जाहिर तौर पर यह फैसला एक मील का पत्थर साबित होगा। फिलहाल आप क्या सोचते हैं इन तमाम चीज़ों को लेकर? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। अंत तक वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत शुक्रिया। दोस्तों, आप लोगों ने इस वीडियो को शुरू से आखिर तक देखा। किस तरह से यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के अंदर कड़ी बहस जो है देखने को मिली है, किस तरह से विधेयक को लेकर यहाँ पर सीधे तौर पर बात की जा रही है कि उसको काफी लंबे टाइम तक रोकने की कोशिश की गई। यानी कि अभिषेक मनु सिंघवी और दूसरे वकील के बीच में किस तरह के जो है बातचीत देखने को मिली है, किस तरह की जो है बहस देखने को मिली है, जो कि अपने आप में काफी बड़ी बात है। दोस्तों, बीआर गवई ने सीधे तौर पर कह दिया कि हम इसको राजनीतिक मंच सुप्रीम कोर्ट को नहीं बनने देना चाहेंगे, किसी भी तरह से हम इसको नहीं बनने देंगे। दोस्तों, तो ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई थी। आप लोगों ने इस रिपोर्ट को देखा सुना, आप लोग इस रिपोर्ट के बारे में क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।